अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे आपके लिए, मुझे उम्मीद है आपने वो देखे होंगे, आपने प्रैक्टिस ज़रूर की होगी और आपने समझा होगा। तो आज हम चलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं और कुछ सवाल करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उसमें लगा के सवालों में देखते हैं कैसे ये काम चलता है। ठीक है ना? तो मेरे साथ चलिए चलते हैं डेफिनेशन पे। तो स्क्रीन पे देखिए, आप डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। An equation is said to be linear equation in two variables if it is written in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and the coefficients of x and y, that is a and b respectively, are not equal to 0. For example, 10x plus 4y is equal to 3 and minus x plus 5y is equal to 2 are linear equations in two variables. तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि ऐसी इक्वेशन जिसको हम एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में लिख सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, उससे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसमें ए, बी और सी जो हैं ये रियल नंबर्स हैं, है ना? रियल नंबर्स समझते हैं ना, आपने वो तो पढ़ा है, हमने लास्ट ईयर उस पर बात की थी हम। और रेशनल और इरेशनल नंबर्स जो हैं वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना? यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं रेशनल और इरेशनल जो भी, ये सब के सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। और इसमें एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ए और बी जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो के बराबर होगा तो वेरिएबल्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर टू वेरिएबल्स हम किसको कहेंगे, है ना? फिर ये तो खाली पॉलिनोमियल रह जाएगी। तो इसलिए ए और बी जो है इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो होंगे तो वेरिएबल ही ख़त्म हो गया, तो फिर इसका जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वो नहीं रहेगी ये। ठीक है? जैसे यहाँ एग्जांपल है 10x प्लस 4y इक्वल टू 3 एंड माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 2। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स क्या हैं। लीनियर इक्वेशन हम ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। ठीक है ना? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। और अब टू वेरिएबल्स की बात है तो टू वेरिएबल्स ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स को हम हमेशा जो है डिनोट करते हैं इंग्लिश लेटर्स से, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी। लेकिन अमूमन अक्सर आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा एक्स वाई जेड, ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एक्स और वाई है यहाँ, जैसे 10x प्लस 4y है, तो ये एक्स और वाई जो है ये वेरिएबल हैं। ठीक है ना? तो ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हों, यानी एक एक्स है, वाई है, और भी कुछ हो सकता है, ए बी हो सकता है, यू वी हो सकता है, लेकिन यहाँ जैसे एक्स और वाई है, तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो और जिसमें दो इंग्लिश लेटर्स के इस्तेमाल हो, है ना, अननोन्स का, उससे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब है कि ये अननोन होता है, इसका वैल्यू हमें मालूम करना होता है, और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए होता है। यानी कि अगर इस प्रॉब्लम में एक्स का वैल्यू कुछ निकलेगा तो दूसरी प्रॉब्लम में एक्स का वैल्यू कुछ और होगा। ठीक है ना? वेरी करेगा, है ना? जैसे 5 जो है इसका फेस वैल्यू 5 है, तो ये 5 हर जगह हम 5 ही लिख सकते हैं। लेकिन x जो है ये अननोन है, इस प्रॉब्लम में अगर ये 3 निकलेगा तो दूसरी में 8 निकल सकता है या कुछ और। ठीक है? तो वेरिएबल का मतलब ही है अननोन्स, ये हमें मालूम नहीं होते, ये हमें निकालने होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसी इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो और जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हों। तो मुझे उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, हम एक सवाल ले लेते हैं और फिर उस सवाल में उसको हल कर लेते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो हैं इनके सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं। तो चलते हैं, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है ना? तो
क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये सवाल जो है सिचुएशन टाइप है। तो सिचुएशन टाइप सवाल को समझने की अशद ज़रूरत होती है। अगर हम सवाल को समझेंगे नहीं तो हम उससे इक्वेशन में नहीं बदल सकते। तो इक्वेशन में नहीं बदलेंगे तो हमारा जो है सवाल ही गलत हो जाएगा, तो जवाब क्या निकलेगा। ठीक है, तो मैं सवाल को रीड करता हूँ, आप सुन लीजिए, स्क्रीन पर है, आप देखिए और पढ़िए भी। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. देखिए, यहाँ सवाल हमसे कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच जो है 3 बैट और 6 बॉल 3,900 रुपये में ख़रीदता है, यानी मिलाकर दोनों की कीमत 3,900 रुपये। बाद में वो फिर 1 बैट और 3 बॉल मज़ीद जो है इसी तरह के 1,300 रुपये में ख़रीदता है। तो बताओ जी, एल्जेब्रिकली करके इसको इक्वेशन में चेंज करके बताइए और फिर ज्योमेट्रिकली बताइए, यानी इसकी इक्वेशन बनाना जो है वो उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और ज्योमेट्रिकली जब हम ग्राफ पे इसको ड्रा करके दिखाएंगे, ठीक है ना, इसके वैल्यूज़ निकाल के ग्राफ पे ड्रा करके दिखाएंगे तो वो हो गया ज्योमेट्रिकली। तो ठीक है, यहाँ हमारे पास एक सिचुएशन है, इसको पहले इक्वेशन में बदल लेते हैं। तो ये हमने अभी पढ़ी डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, तो ये वही बनेगा जो है ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगी। देखिए, जब हमें किसी चीज़ का मालूम नहीं होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। जैसे हमें मालूम हो गया कोई चीज़ है ना, हम किसी अननोन का नाम ले लेते हैं, बाद में उसका वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है। यहाँ इसने कहा है 3 बैट और 6 बाल जो है 3,900 रुपये में हमने ख़रीदे, तो हमें बैट और बाल को किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करना है, दोनों को मिलाकर कीमत है 3,900 रुपया। तो हमें ये मालूम नहीं कि बैट की कीमत क्या है और बाल की कीमत क्या है। तो चलो मैं मान लेता हूँ मुझे बैट और बाल की कीमत मालूम हो गई, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेट कर लूँगा जी, मुझे मालूम हो गया बाल और बैट की कीमत। तो चलो मैं मान लेता हूँ बैट जो है उसकी कीमत x रुपीज़ है और बाल जो है उसकी कीमत y रुपीज़ है। तो अब सवाल मुझे बता रहा है, देखो मैं मान लेता हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज़ x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपीज़ y। चलो मैंने मान लिया, मुझे मालूम हो गया जी बैट जो है एक बैट उसकी कीमत जो है x रुपीज़ है और बाल की कीमत y रुपीज़ है। तो पहली कंडीशन जो सवाल ने की थी क्या, कि 3 बैट और 6 बाल जो है 3,900 रुपये में ख़रीदे। तो इसका मतलब है जब एक बैट की कीमत मैंने कहा कि मुझे मालूम होगी x रुपीज़ है, तो 3 की कितनी होगी जी, 3x। इसी तरीके से एक बाल की कीमत y रुपीज़ है, तो 6 की कितनी होगी जी, 6 रुपीज़। तो दोनों को मिलाकर 3,900 रुपया बनता है। तो इसकी इक्वेशन में बना लेता हूँ 3x + 6y = 3,900 रुपीज़ बन गई जी। इसी तरीके से फिर दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बाल्स, उसके बाद वो 1 बैट और 3 बाल कितने में ख़रीदती है जी, 1,300 में। तो बैट की कीमत x रुपीज़ और बाल की y, तो 3 बाल की 3y, तो ये 1,300 रुपीज़ बन गए। तो मेरे पास यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया जी, बन गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मैंने इसका नाम ले लिया। ये होगी जी मेरी एल्जेब्रिकली मैंने बता दिया इक्वेशन ये है। अब इसके वैल्यू जब तक नहीं निकालूंगा तो मैं ग्राफ ड्रा नहीं कर सकता। ग्राफ ड्रा करने के लिए कम से कम एटलीस्ट मुझे 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनके वैल्यूज़ निकालता हूँ। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप देख लीजिए स्क्रीन पर गौर से और मेरी बात को सुनिए। वी है हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 3x + 6y = 3,900। सबसे पहले आसानी के लिए अब मुझे वैल्यूज़ निकालने हैं x और y के, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक वेरिएबल को एक साइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ट्रांसपोजिशन करनी पड़ेगी। तो मैंने y को एक साइड कर लिया, तो मैंने क्या किया, 3x को ट्रांसपोज किया पहले, तो -3x आया। उसके बाद जो
6 था y के साथ, इसको ट्रांसपोज किया तो इसने इसको डिवाइड किया, तो y इज़ इक्वल टू 3900 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 6। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। इसमें मैं वैल्यू भरूँगा किसका जी, जब मैं x का कोई वैल्यू लूँगा और इसमें भरूँगा तो y का वैल्यू खुद ब खुद निकल कर आएगा। अब यहाँ 3900 बड़ा वैल्यू है, इसी में से मैंने x का वैल्यू निकालना है 3x से, तो x का जो भी वैल्यू भरूँगा, तो यहाँ मैंने जो है ग्राफ जब मैं ड्रा करूँगा तो मुझे ध्यान में पहले ही रखना है कि उसका स्केल थोड़ा करीब करीब हो, x एक्सीस और y एक्सीस के जो वैल्यूज़ हैं थोड़ा करीब करीब हों। ऐसा ना हो एक का वैल्यू 5 और दूसरे का 500 हो, तो इतना बड़ा स्केल ड्रा करते और इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे वो ध्यान में रखते हुए मैं उसी हिसाब से वैल्यूज़ ले लूँगा। तो यहाँ पहला वैल्यू हम x जो है 100 लेते हैं, ताकि करीब करीब से इसका वैल्यू चलता रहे, इसीलिए 100 लिया। अगर 1 ले लेते तो एक x का वैल्यू 1 आता, तो y का वैल्यू उधर हमारे पास बहुत ज़्यादा बनता, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 100 ले लिया। व्हेन x इज़ इक्वल टू 100, अब मैं x का वैल्यू 100 पुट करूँगा इस y इज़ इक्वल टू 3900 माइनस 3x बाई 6 में, तो y का वैल्यू मुझे क्या निकल कर आया 600। इसी तरीके से दूसरा वैल्यू मैं x 300 ले लेता हूँ, इस x की जगह लगाता हूँ तो y का वैल्यू मेरे पास 500 आता है। इसी तरीके x का थर्ड वैल्यू ले लेता हूँ मैं 700 और y का वैल्यू मेरे पास आ जाता है 300। हम बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हैं इसके, लेकिन हमें चूँकि रिप्रेजेंटेशन इसकी ज्योमेट्रिकली दिखानी है तो 3 वैल्यूज़ बहुत हैं। तो ये नीचे आप टेबल देख रहे हैं, तो जब हमने x का वैल्यू 100 लिया तो y का 600 आया, जब 300 x का लिया और y का 500 आया। इसी तरीके से 700 हमने x का लिया और y का हमारे पास 300 आया। मैं थोड़ा जल्दी कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसी तरीके से मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। सेकंड जो है इक्वेशन नंबर, इसमें भी मैं एक वेरिएबल को एक साइड करके बाकी जो है दूसरे साइड में ले लेता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ उससे, है ना। तो जब भी कोई चीज़ एक साइड में प्लस या माइनस की शक्ल में हो, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो, तो दूसरे साइड जाने से उसका साइन चेंज होता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो दूसरे साइड उसको ले जाएंगे तो वो डिवाइड करता है उसे, ठीक है ना। जैसे ये 3y था तो 3 को मैंने y से अलग किया तो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सेम लाइक यहाँ मैं x का वैल्यू 100 लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरे पास 400 आता है, और जब मैं x का वैल्यू 400 लेता हूँ तो y का 300, और जब मैं x का 700 तो y का 200, ठीक है ना। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहे जब हम x एक्सीस पर और y एक्सीस पे जो पॉइंट्स लेंगे तो कम से कम उनमें इतना फ़र्क ज़्यादा भी ना हो कि हमारी नोटबुक पे आ ही ना, तो इस हिसाब से आप वैल्यूज़ लेने पड़ते हैं हमें, ठीक है ना। तो इसका टेबल भी आप देख लीजिए, जब हमने x 100 लिया y 400 आया, और जब x 400 लिया तो y 300 आया, जब x 700 लिया तो y 200 आया। उसके बाद देखिए यहाँ एक ग्राफ बना हुआ है, तो हमेशा ग्राफ ड्रा करने के लिए आप ग्राफ पेपर का यूज़ करें, क्योंकि उसमें जो लाइंस होती हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वो बराबर दी होती हैं, स्क्वायर्स बने होते हैं, तो हमें पॉइंट्स जो हैं उसमें दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हमारा बिल्कुल सही होता है ग्राफ। जब हम उन पॉइंट्स को मिलाते हैं आपस में तो हमारा ग्राफ बिल्कुल सही होता है। ऐसे जब हम दूसरी नोटबुक्स पे खुद स्केल से ड्रा करते हैं तो उसमें थोड़ा फ़र्क रह जाता है हमें ना, तो इसलिए हमेशा ग्राफ पेपर जो है इस पे ग्राफ ड्रा करने में कोई गलती नहीं रहती, तो ग्राफ पेपर का यूज़ कीजिए। तो देखिए यहाँ पहले इसमें हम एक इक्वेशन जो है उसके जो हमने वैल्यूज़ निकाले हैं x और y के, वो हम x एक्सीस और y एक्सीस पे डालते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ नीचे जो है x एक्सीस और y एक्सीस है, यहाँ हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है इसलिए हमने पॉजिटिव साइड ले लिया है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव नंबर्स होते तो हमें दूसरे जो है क्वाड्रेंट वो भी ड्रा करने पड़ते, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हमें एक्स जैसे एक्स एक्सीस पे नंबर है यहाँ दिया हुआ है ना 100 है, और वाई एक्सीस पे 400 जाना है, तो वहाँ पॉइंट उसके सीध में प्लॉट किया है। फिर इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हैं तो 2 इंटरसेक्शन लाइंस जो हमारे पास आती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है रिप्रेजेंटेशन इस सवाल की ज्योमेट्रिकली थी। मुझे उम्मीद है आपने ये सवाल समझा होगा।
तो आगे जब हम इस पे काम करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उस पे काम करेंगे तो खुलकर सामने इस ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में चूँकि टू द पॉइंट काम हमने करना है, ज़्यादा इसको एलाबरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ ही ख़त्म करते हैं ये सवाल। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।